हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर मंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज यह अक्टूबर की पहली क्लास है। इसी तरह से आगे अगली क्लासेस भी रहेंगी करंट अफेयर्स की, तो साथियों हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा वाराणसी से बोगीबील के बीच प्रारंभ की जाएगी। साथियों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जबकि बोगीबील असम प्रदेश में है। तो साथियों, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 की शुरुआत से प्रारंभ होगी। यह गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। मंत्री ने कहा कि इससे असम के लोगों को पर्यटन और कार्गो परिवहन में व्यापार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग का उपयोग करने का मौका मिलेगा। साथियों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ तक, तो यह वाराणसी से बोगीबील के बीच में चलाई जाएगी और यह कितने किलोमीटर की होगी, तो यह 4000 किलोमीटर की क्रूज सेवा होगी। साथियों, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी ये जो क्रूज सेवा जो कि नदी में क्रूज चलेगा, तो ये मंत्रालय क्या कहलाता है। तो साथियों, ये मंत्रालय कहलाता है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो इसके केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल पर आयुष मंत्रालय का प्रभार भी है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। हिमस्खलन निगरानी रडार का मतलब है, हिमस्खलन यानी लैंडस्लाइड पर निगरानी रखने के लिए एक रडार स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका राइट आंसर है सिक्किम प्रदेश में। साथियों, रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि रडार का उद्घाटन त्रिशक्ति कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तरन कुमार आइच ने सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की अग्रिम चौकियों में से एक पर किया था। उन्होंने कहा कि यह रडार 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है। यानी जिस जगह लैंडस्लाइड होना है उसके बारे में 3 सेकंड में जानकारी लगाने की ये क्षमता रखता है। इससे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों और नागरिकों के साथ साथ वाहनों को बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह रडार लघु सूक्ष्म तरंग की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। रडार एक अलार्म सिस्टम से भी जुड़ा होता है जो हिमस्खलन की स्थिति में स्वचालित नियंत्रण और चेतावनी उपायों को सक्षम करता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। साथियों, झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। यह भारतीय महिला क्रिकेट की बड़ी क्रिकेटर रही हैं। इन्होंने कई सारे मैच खेले हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। झूलन का जन्म पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के चकदा क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कैरियर की शुरुआत 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। यानी उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सन 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलकर की थी। झूलन गोस्वामी वुमेन्स क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। झूलन ने 284 इंटरनेशनल मुकाबलों में 355 विकेट चटकाए। झूलन गोस्वामी ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 43 विकेट चटकाए। साथ ही वनडे इंटरनेशनल में झूलन सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाली महिला प्लेयर हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में करीब 10,000 बॉल फेंकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको इस स्लाइड पर बताई है, उसको अंडरलाइन भी किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है बेस्ट जोन। साथियों, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है।
तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। साथियों 1961-62 में दलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, इसकी सन याद रखना है। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत सन 1961-62 में हुई थी और अब तक वेस्ट जोन की टीम सबसे अधिक बार यानी 19 बार चैंपियन बन चुकी है, जबकि 18 बार नॉर्थ जोन ने भी खिताब जीता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कुमार सानू। अभी हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार दिए गए हैं जो कि 2019, 20 और 21 के लिए दिए गए, तो उनके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सुरों की मलिका लता मंगेशकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली इंदौर में 2 पार्श्व गायकों कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के सालाना अलंकरण से नवाजा। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक भव्य समारोह में सिंह यानी शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलन और कुमार सानू को क्रमशः 2019, 2020 और 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया। तो साथियों 2019 का सम्मान शैलेंद्र सिंह को मिला, 2020 का सम्मान आनंद मिलन को मिला और 2021 का सम्मान कुमार सानू को मिला है। मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था और उन्होंने मुंबई में 6 फरवरी 2022 को आखिरी सांस ली। यानी लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था और उन्होंने 6 फरवरी 2022 को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग का दिया जाने वाला सालाना अलंकरण है। इससे सम्मानित कलाकार 2 लाख रुपए का राशि और प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है। साथियों राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान कब स्थापित किया गया था? तो ये 1984 में स्थापित किया गया था। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 68वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। आशा पारेख जाना पहचाना बड़ा पुराना नाम है। आशा पारेख बड़ी फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, फेमस अभिनेत्री हैं। साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। दादा साहब को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। वे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो वर्ष 1913 में रिलीज हुई थी उसका निर्देशन किया था। तो भारत की राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी उसे कब रिलीज किया गया था? तो उसे 1913 में रिलीज किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर वर्ष भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा स्थापित एक संगठन जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रीमती देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले सन 1969 में दिया गया था और ये किस समारोह में दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होता है, उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि 10 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी यानी नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। साथियों ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनका फोटो, ये आर वेंकट रमणी है। इन्हें भारत का नया महान्यायवादी बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। वेंकट रमणी नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। यानी इनसे पहले कौन थे? तो इनके पहले के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल थे। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के
गोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ है। वह 91 वर्ष के हैं। तो साथियों, नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी बने। उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने? तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। भारत के नए CDS अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ये स्क्रीन पर आप उनका फोटो देख सकते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इस पद का सृजन, ये पद पहले नहीं था, ये पद सन 1 जनवरी 2020 को इस पद को बनाया गया था। इस पद को बनाने का उद्देश्य यह था कि तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। तो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए इस नए पद का सृजन किया गया था। 1 जनवरी 2020 को इस पद का सृजन किया गया था। इसके पहले CDS बने कौन थे? तो वो जनरल बिपिन रावत बने थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40वीं आई। साथियों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ये 2015 में 81वें स्थान पर था। इंडेक्स से पता चलता है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। इससे पहले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पिछली रिपोर्ट में, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसको कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसकी पिछली रिपोर्ट में वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई थी। 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। साथियों, 2021 में भारत 46वें स्थान पर था और अब 2022 में भारत 40वें स्थान पर आ गया है और सन 2015 में भारत 81वें स्थान पर रहा है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश को कुल 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथियों, ये मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है कि कुल 8 पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पुरस्कार समारोह में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का विभिन्न श्रेणियों में 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गरिमा में उपस्थिति में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर यह पुरस्कार ग्रहण किए। तो साथियों, मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर है। जबकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। साथियों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रकाशित उड़ीसा में जनजातियों के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा के 5 संपादित संस्करणों का विमोचन किया है। तो साथियों, इसके कितने संस्करण विमोचित किए गए हैं? तो 5 संस्करणों को जारी किया गया है। सभी जनजातियों का विश्वकोश प्रकाशित करने वाला
अब तक उड़ीसा एकमात्र राज्य उड़ीसा है जिसने जनजातियों का विश्वकोश प्रकाशित किया है। इन सभी 5 संपादित संस्करणों में 3800 पेज और 418 रिसर्च पेपर शामिल हैं, जिनमें सभी 62 अनुसूचित जातियों, समुदायों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो इसमें 3 लोग कौन कौन है? कैरोलिन के बर्टोजी, मोर्टन मेरडाल और के वेरी शार्पलेस। ये तीनों को केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों ये तीनों लोग हैं जिन्हें यह प्रदान किया गया है। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कैरोलिन के बर्टोजी, मोर्टन मेल्डोल और के वेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो साथियों हम जानते हैं कि कहाँ होता है क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल। ये जो क्लिक केमिस्ट्री होती है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये लाल कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है। क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स के विकास में डीएनए की मैपिंग और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर फार्मास्यूटिकल्स की टारगेटिंग में सुधार किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें उन्होंने काम किया और इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो साथ ही केमिस्ट्री के साथ साथ मेडिसिन यानी चिकित्सा क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? स्वांते पावो को। तो स्वांते पावो जी के बारे में पढ़ते हैं। स्वांते पावो को उनकी असाधारण खोज के लिए सोमवार को मेडिसिन में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावो स्वीडन के एक जेनेटिस्ट हैं, स्वीडन से रिलेटेड हैं। उन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए सम्मान से नवाजा गया है। स्वीडिश वैज्ञानिक ने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण खोज किया है। स्वांते पावो सुने बर्गस्ट्रोम के बेटे हैं जिन्होंने 1982 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था। यानी इनके पिता ने भी 1982 में नोबेल पुरस्कार जीता था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिजिक्स का नोबेल देखते हैं। फिजिक्स का नोबेल भी अभी 3 लोगों को मिला है, तो इनके बारे में देखते हैं। फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है, जॉन फ्रांसिस क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर। फिजिक्स के लिए साझा नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये 3 फिजिसिस्ट हैं, एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। उन्हें यह पुरस्कार इंटेंगल्ड फोटोन के साथ प्रयोग करने, वेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में उनके काम के लिए दिया गया है। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके नए महानिदेशक बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजोय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पुलिस के रूप में अस्तित्व किया गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो 28 सितंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसे बना दिया गया। थाउसेन से पूर्व कौन इसके महानिदेशक थे? तो कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक थे। कुलदीप सिंह के स्थान पर अब किसे बनाया गया है? तो सुजोय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो साथियों ये सभी
महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह अक्टूबर मंथ की पहली करंट अफेयर्स की क्लास थी। इसी तरह से आगे की और क्लासेस भी हम बनाएंगे जिसमें अक्टूबर माह का सारा करंट अफेयर्स हम कवर कर सकें। ये करंट अफेयर्स आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।